स्टार्ट कर दिए। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़े सोल्जर। तो सोल्जर में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? कल हम जैसे बताए कि सोल्जर के लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक के बारे में हम लोग पहले जाने कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ और वो जा रहे थे युद्ध अभियान में, और उसी युद्ध अभियान के दौरान क्या हो गया, एजियन सी में एक कीड़े के काटने से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और जिसके वजह से उसको कहाँ दफनाया जाता है? लेमनोस आइलैंड, जो कि एजियन सी में स्थित। तो ये जो कविता है, ये कविता में एक देश प्रेम की भावना को उजागर किया गया है, क्योंकि जब ये कविता लिखा गया था उस समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होने जा रहा था। तो बहुत सारे सैनिक युद्ध में लड़ने जाए, अपने जान निछावर कर दे। क्यों करे? इसके लिए उस प्रेरणा की सख्त आवश्यकता थी। तो जब रूपर्ट ब्रूक लिखा इस कविता को, तो ये कविता ने पूरे विश्व युद्ध में, यह कह सकते हैं सोल्जरों में देशभक्ति की भावना को उजागर करने का प्रयास किया, जिसके वजह से लाखों सैनिक युद्ध में लड़ने के लिए गए, वो प्रेरित हुए। तो जिसके कारण ये कविता इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुई उस समय, जिसके कारण रूपर्ट ब्रूक को वॉर पोएट के नाम से जाना जाता है, युद्ध के कवि के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके समरी को समझते हैं कि क्या कविता है, उसके बाद लाइन बाय लाइन में समझाऊंगा। तो देखिए कैसे, जब भी आप समरी लिखे किसी का, तो पहला स्टेंजा में क्या लिखना है ये समझना है। पहला स्टेंजा, ये दूसरा स्टेंजा, और लास्ट में ये क्या होगा, तीसरा। 3 स्टेंजा में हम फिनिश कर देंगे। पहले स्टेंजा में हम इंट्रोडक्शन देते हैं, परिचय देते हैं कि ये कविता क्या है और किसने लिखा है, ठीक है। दूसरे वाले स्टेंजा में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कविताओं में वर्णन किया गया है उन सब चीजों का यहाँ पे बारे में बताते हैं। और तीसरे वाले में आप अपने तरफ से आप बताएंगे कि क्या आखिर भावार्थ निकल के आता है, आशय क्या निकल के आता है, ठीक है। तो यहीं पे देखो लिखने का तरीका, जब भी लिखो स्टार्टिंग का सेम तरह से होना चाहिए। द सोल्जर इज पैट्रियोटिक पोएम। अब जिसका भी समरी लिखेंगे, जैसे ये पैट्रियोटिक पोएम था और आपके किताब में एक ही पैट्रियोटिक पोएम है, और वो कौन सा है, द सोल्जर। और द सोल्जर एक प्रकार का सोनेट है। सोनेट जो 14 लाइन में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। सोनेट में एक 8 लाइन का होता है, एक 6 लाइन का होता है, समझे ना। तो ये चीज है, तो सोनेट है, और इसके 5 सोनेट्स में से सबसे प्रसिद्ध सोनेट कौन सी है, द सोल्जर, ठीक है। ये चीज है। तो आप ये एक ही पैट्रियोटिक पोएम है, तो आप लिखिएगा द सोल्जर इज पैट्रियोटिक पोएम व्हिच इज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर एक देशभक्ति कविता है, देशभक्ति कविता है जो लिखा गया है, कंपोज मतलब रचा गया है। किसके द्वारा रचा गया, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा रचा गया है। कंपोज की जगह रिटन भी यूज कर सकते हैं, रिटन या कंपोज बाय रूपर्ट ब्रूक। जो भी कविता आएगा या कहानी आएगा वहां लिख लेंगे दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम। पैट्रियोटिक की जगह क्या लगा सकते हैं, जितने भी कविताएं सुंदर ही होगा, ऐसा तो नहीं कि भाई खराब होगा। आपके किताब में ऑब्वियसली दिया है तो अच्छा ही होगा। तो क्या लिखेंगे, द सोल्जर इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम व्हिच इज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। कोई भी अगर स्नेक का आ जाता तो हम लोग वहीं पे कर देते हैं, द स्नेक इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम व्हिच इज कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। समझ आ रहा है? मतलब ये लिखने का क्या हो गया, तरीका हो गया। आपको सोचना ना पड़े कि पहले हम शुरुआत कहां से करें। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि फिट कर लो कि जहां कैसे करेंगे। अब ये चीज जानते हैं, और ये सबसे बड़ा चीज था कि इस कविता में W.B. Yeats का रोल था। तो W.B. Yeats describes him the handsomest young man in England। W.B. Yeats ने उसे क्या कहा, इंग्लैंड के सबसे सुंदर जवान इंसान की संज्ञा दी। उस समय बहुत सुंदर और वो जवान हुआ करते, जिसके कारण W.B. Yeats ने कहा था। विलियम बटलर इसने क्या कहा, ये जो है रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के सबसे सुंदर और जवान इंसान है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ कहते हैं ही इज आल्सो नोन एज वॉर पोएट, और साथ ही साथ इसे किस नाम से जानते हैं, वॉर पोएट के नाम से जानते हैं, युद्ध के कवि के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए जब लिखते हैं तो दूसरा स्टेंजा कैसे शुरू करेंगे, जैसे आप जो भी होगा ये तो लिख देंगे पहला वाला क्या है नहीं है, क्योंकि हम जितने भी लेखक के बारे में पहले लेखक के बारे में पढ़ते हैं तो 2-3 लाइन तो पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं, वही बातें यहाँ पे क्या कर दे, मेंशन कर दे। समझ में आ रहा है? तो पहला स्टेंजा कंप्लीट। अब दूसरा स्टेंजा कंप्लीट कैसे करना है, तो यहाँ से शुरुआत करना है आपको थ्रू दिस पोएम। थ्रू मतलब होता है इस पोएम के माध्यम से, ठीक है, इस पोएम के माध्यम से, या इन दिस पोएम कर सकते हैं। थ्रू के जगह क्या लिख सकते हैं, इन कर सकते हैं। इन इस कविता में,
या इस कविता के माध्यम से। समझ में आया? दोनों बातों में अंतर नहीं। तो थ्रू दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब अबाउट हिज डीपेस्ट लव फॉर हिज मदरलैंड इंग्लैंड। तो ये इस कविता में देखो यहाँ पे किसका वर्णन, कोई भी कविता लिखते हैं उनमें कोई ना कोई टॉपिक जरूर आता है। क्या स्नेक का टॉपिक में स्नेक होगा ना कि नहीं होगा? ठीक है। अनिश्चितता होगा तो एक लेडी के बारे में उन्होंने लिखा है। तो किसी ना किसी का एक थीम होता है, बिना थीम का पोएम को नहीं लिखा देता है। तो आपको क्या करना है कि जो थीम होगा उस थीम को यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने लिखा है कि थ्रू दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब, इस कविता के माध्यम से कवि वर्णन करता है। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है कि अबाउट के बारे में, किसके बारे में? हिज मतलब उसके, डीपेस्ट मतलब गहरा प्रेम, लव को दिखाता है, प्यार को दिखाता है। किसके लिए? हिज मदरलैंड इंग्लैंड। अब आप जोड़ेंगे, कहेंगे कि इस कविता में कवि अपने गहरे प्रेम दिखाता है अपने मातृभूमि इंग्लैंड के प्रति। इंग्लैंड से उन्हें बहुत प्यार था, क्योंकि इंग्लैंड, आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि रूपर्ट ब्रूक को अपने धरती से बहुत प्रेम था? आखिर क्या कारण रहता है कि रूपर्ट ब्रूक या सैनिकों को अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम होता है, अपने जान तक निछावर कर देता है, जो कोई गारंटी नहीं रहता कि उसकी जान कब चली जाएगी। और सैनिक का ऐसा ही होता है। मैंने क्या बताया था कि सैनिक बॉर्डर पे रहते हैं तभी हम चैन की नींद सोते हैं, इसलिए दिल से उन्हें हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए आप भी हमेशा उनका रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें। कोई भी पोस्ट का क्यों ना हो, आप उसका जरूर सम्मान करें। तो ऐसा क्यों, क्या रहता है वो जान को निछावर कर देता है? क्या कारण रहता है, वजह रहता है? उन्हें भी जीने का हक होता है, लेकिन फिर भी वो अपने जान को निछावर कर देता है। तो अब एक लाइन था, तेरी मिट्टी वाला था ना गाना, कितना था उसमें? मनोज मुंतशिर साहब ने उस गाना को लिखा है। ठीक है, बहुत जबरदस्त लाइन लिखा है। अगर पढ़ोगे उसमें एक लाइन में कहा जाता है, ओ माई मेरी क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती है जब मैं चांद हूँ और चांद हमेशा रहता है। कितना गहरा बातें कहता है। जब एक सैनिक घर से जा रहा होता है तो माँ बहुत रोने लगती है। और मैंने क्या बताया था अभी आपको, पुत्र वियोग पढ़ाया था। तो एक माँ का प्रेम जो होता है दुनिया के, संसार के सभी प्रेमों से ऊपर होता है। माँ का प्रेम दुनिया का निस्वार्थ प्रेम होता है। माँ का ही एक प्रेम है जो बच्चों को हमेशा उसकी ओर खींचता है। तो माँ बहुत रोने लगती है, उस गाने के माध्यम से, लाइन के माध्यम से कहते हैं लेखक, जो माँ बहुत रोने लगती है तब माँ को समझाता है वो सैनिक कि अब तुम क्यों रोती? रोने का कोई मतलब नहीं। तुम तो कहती थी मैं तुम्हारा प्यारा पुत्र हूँ, नन्हा पुत्र हूँ, मैं तुम्हारा चांद जैसा बेटा हूँ, हो ना? और तुम्हें पता है माँ कि चांद हमेशा रहता है, चांद कभी दूर नहीं जाता, कुछ समय के लिए छिप जाता है और फिर बाद में वापस आ जाता है। इसीलिए अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो इतना समझना कि जो भी सैनिक होगा वो तुम्हारे बेटे के समान होगा। कितना गहरी बात है, मतलब ये गाने का माध्यम से कहता है। हम लोग समझते नहीं है, बस ऐसे यूज करते हैं, बस सुन लेते हैं मजे के लिए, लेकिन उनका लाइन का मतलब भावार्थ बहुत डीपली छुपा हुआ रहता है। तो सैनिक को बहुत प्रेम होता है। ये जरूरी नहीं कि एक कविता इंग्लैंड के सैनिकों के लिए लिखा है। जो भी सैनिक पढ़े आप उनको ऐसा मान सकता है कि आखिर उनको मातृभूमि से क्यों प्रेम होता है। तो आगे ये बताते हैं कि मातृभूमि से क्यों प्रेम होता है, पूरी बातें बताते हैं। तो कहते हैं द पोएट वांट्स टू डाई। अगर पहला लाइन पढ़िएगा तो लेखक है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। ये लाइन है आपका शुरुआत है, अगर मैं मर जाता हूं तो मेरे बारे में सोचना, कि मैं कहीं भी मरूं मेरा जो शरीर होगा वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए। ये लाइन का मतलब पहला लाइन है। तो यही पे कहता है द पोएट वांट्स, पोएट चाहता है, टू डाई, मरने के लिए भी चाहता है कि मर भी जाए तो करते हैं। इन बैटलफील्ड, बैटलफील्ड मतलब क्या होता है? युद्ध क्षेत्र में। कहां पे? युद्ध क्षेत्र में। फॉर हिज कंट्री, वो कहते हैं कि मैं अपने, मेरे मृत्यु भी हो जाए किसी युद्ध क्षेत्र में तो वो कहते हैं कि, तो कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परवाह नहीं है। क्यों नहीं परवाह है? तो कहते हैं he says that if he dies in foreign, वो कहीं विदेशों में जाके मर जाए, कहीं भी विदेश का किसी कोने में मर जाए, ठीक है। he will be buried in that land, उसे जहां भी दफनाए, वहां जहां भी दफनाया जाए। क्योंकि जब युद्ध में लड़ते हैं तो अपने देश में तो होता है नहीं, कहीं और होता है। तो वही कहते हैं कि he says that if he dies, अगर वह मर जाता है किसी विदेश भूमि में, किसी भी भूमि में, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है? he will be buried in that land, तो उसे उसी जगह दफना दिया जाए। क्या ही buried मतलब क्या आता है? दफनाया जाए, दफना दिया जाए in that land, जिस जगह पर दफना दिया जाए। It's forever England,
वो जगह हमेशा हमेशा इंग्लैंड का जाएगा। फॉरएवर मतलब क्या होता है? हमेशा। कहा क्या कहा कभी कितना भावार्थ छुपा हुआ रखा है इसमें। कभी क्या कहते हैं कि मैं कहीं भी मरूं, देश के किसी कोना में मरूं, विदेश के किसी हिस्सा में मरूं, मुझे कहीं जब वहीं दफना दिया जाए, और जितना स्पेस मेरा शरीर लेगा वो स्पेस मतलब स्थान होता है, जो भी स्थान मेरा शरीर लेगा वह हमेशा हमेशा किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। आखिर क्यों इतना डीपली बातें कहते हैं? तो इसके पीछे कारण बताता है। ठीक है, कहते हैं कि इंग्लैंड में वो क्या क्या करता था, ये चीज बताते हैं। ही ऑलवेज रिमेंबर्स, वो हमेशा याद करता है हिज कंट्री, अपने देश को हमेशा याद करता है, अपने देश को। क्योंकि बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड प्राउड ऑफ देयर, अपने देश को हमेशा याद करता है, इसलिए याद करता है क्योंकि उसका जन्म कहां हुआ था? प्राउड ऑफ मतलब होता है पालन पोषण किया करना, और उनका पालन पोषण भी कहां किया गया था? इसी इंग्लैंड की धरती में किया गया था। ठीक है, ही लव्स नेचर, और कहता है कि जब वह इंग्लैंड में रहा करता था तो इंग्लैंड में प्रकृति से बहुत प्यार करता था। हम लोग रहते हैं, हम लोग कहीं घूमते फिरते हैं, हमें नेचर कितना बहुत पसंद है, शांत वातावरण ऐसा हो, तो अपने देश का हम सब चीज को अच्छे से याद करते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा पालन पोषण जन्म वहीं पे इंग्लैंड में हुआ, और इंग्लैंड ने ही मुझे क्या किया, मैंने उनके नेचर से प्रेम किया, मैंने लाइट से प्रेम किया, और साउंड से प्रेम किया, आवाजों से, जो पक्षियों की चहचहाट होती है उनसे मैंने प्रेम किया, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से मैंने प्रेम किया। जब मैंने इतना सारा चीज इंग्लैंड से किया तो मैं उसे क्यों न याद करूं, मैं उसे कैसे भूल सकता हूं। ठीक है, और यहीं पे कहते हैं ही सेज दैट, इतना ही नहीं और कहते हैं ही सेज दैट, वो कहते हैं कि हिज कंट्री हैज गिवन हिम फ्लावर्स टू लव, वो कहते हैं कि मुझे प्रेम क्यों है अपनी धरती से, इसके पीछे कारण कहते हैं कि मुझे जो है दिया गया है, उसके कंट्री ने उसे दिया है। क्या दिया है? दिया है फ्लावर्स टू लव, प्रेम करने के लिए क्या दिया है? फूल दिए। प्रेम करने के लिए फूल दिए हैं। वेस्ट टू रोम, रोम मतलब होता है घूमना, घूमने के लिए क्या दिए हैं? रास्ते दिए हैं, घूमने के लिए पूरा संसार, पूरा धरती दिया है। ठीक है, एंड एयर टू ब्रीथ, और सांसें लेने के लिए क्या दिया है? हवा दिया है। सांसें लेने के लिए क्या दिया है? हवा दिया है। तो बताओ कि जो चीज, जो धरती हमारे लिए इतना सब कुछ करे, उसे कैसे भूला जाए? उसके लिए हमारा शरीर निछावर कर दे तब भी मुझे लगता है कि कम ही पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि एयर टू ब्रीथ, ठीक है, वेस्ट टू रोम और लव टू फ्लावर, ये सारे चीज दिए हैं। तो जितना भी चीजें वो बताते हैं वह किस बातों को दर्शाता है? तो कहते हैं ऑल द थिंग्स सो, जितने भी चीज है सभी दिखाते हैं। ऑल द थिंग्स सो सभी चीज दिखाता है। क्या दिखाता है बताओ? तो इस बात से क्या दिखाता है? द पोएट्स डीप लव, क्या दिखाता है? कवि का गहरा प्रेम दिखाता है। पोएट्स डीप लव मतलब कवि का गहरा, जितना भी चीजें मैंने कहा उससे क्या पता चलता है? कवि का अपना गहरा प्रेम है। किसके लिए? फॉर हिज कंट्री, अपने देश, है ना। एक सोल्जर के लिए अपना देश प्रेम से और मिट्टी से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। तो अंत में अब फिनिशिंग के कगार पे हैं, यहीं पे कहते हैं 10, अब ये 10 मतलब इस प्रकार, द पोएम शोज हिज पैट्रियोटिज्म फॉर हिज कंट्री। तो कहते हैं कि इस प्रकार द पोएम क्या दिखाता है, यह कविता क्या दिखाता है? उसका गहरा प्रेम, उसका देशभक्ति को दिखाता है। हिज पैट्रियोटिज्म फॉर हिज कंट्री, यह कविता दिखाता है, जो कवि हैं उनके देशभक्ति दिखाता है। किसके लिए? अपने देश के लिए दिखाता है। ठीक है, एंड आल्सो शोज, और साथ ही साथ दिखाता है, आल्सो शोज दिखाता है, क्या दिखाता है? द डीपेस्ट लव एंड अफेक्शन फॉर हिज मदरलैंड इंग्लैंड, और उनके साथ साथ और ये भी दिखाता है उनका गहरा प्रेम को दिखाता है, उनका स्नेह को दिखाता है, उनके अपनी मातृभूमि इंग्लैंड के लिए दिखाता है। समझ में आ रहा है यहाँ से? तो यही चीजें हैं, इनको हम अभी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे।